जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए हैं और हर जगह से उनको सवाए तहरीक इंसाफ से हर जगह से उनको मुबारकबादें वसूल हो रही हैं। उनको बार्स की तरफ से मुबारकबादें वसूल हो रही हैं। उनको जैसे आयशा ने जाकर मुबारकबाद दी, जैसे मंसूर अली शाह को मिले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, उनके साथ बड़ी अच्छी आज टॉक हुई। याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस से मिले जो ऑन गोइंग चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ये तमाम मामला चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अब मामला नज़र नहीं आ रहा कि लॉयर्स की तरफ से कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी मौजूदा चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी पोजीशन ये है इस वक्त के अब जबकि मामला थोड़ा नीचे, पहले मैं याहिया अफरीदी साहब के बारे में एक दो चीज़ और बता दूँ। एक तो ये बात बड़ी उससे चल रही है कि याहिया अफरीदी साहब जो थे वो ज़्यादा सीनियर थे, क्योंकि बेसिकली वो सीनियर थे, लेकिन साकिब निसार साहब ने 2018 में उनको एलिवेट लेट किया। इस बात को अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि तरमीम आ चुकी है, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मोस्ट सीनियर कौन था, मिडिल सीनियर कौन था, जूनियर सीनियर कौन था। अब तो ये तय हो गया, वो बन गए चीफ जस्टिस। मुबारकबादें होगी, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। कल तक ये बात भी चल रही थी कि शायद जस्टिस याहिया अफरीदी एक्सेप्ट ही ना करें, फिर मंसूर अली शाह साहब के पास दोबारा ये आ जाएगा। उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है मैं देख रहा था, जस्टिस याहिया अफरीदी के जो कुछ केसेस थे वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं और वो काबिल मेंशन है यहाँ पर, और उससे हम अपना अपना तज़किया करने में आज़ाद हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी उस बेंच में शामिल थे जब परवेज़ मुशर्रफ साहब पे आइन शिकनी का केस हुआ, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग वो उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने मई 2022 में इमरान खान साहब ने जो इस्लामाबाद पे धावा बोला था, उस हवाले से एक तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई थी जो जस्टिस बंदयाल साहब ने लिफ्ट नहीं कराई थी। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी उन जजेस में थे जिन्होंने इख्तलाफ किया था जस्टिस उमर अता बंदयाल से, और उन्होंने कहा था जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। इसी तरह जस्टिस याहिया अफरीदी ने अभी जो मखसूस नशिस्तों का केस हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से लोग समझते हैं कि वो जो 8 टुकड़ी बेंच में जो फैसला आया तो मंसूर अली शाह साहब जो है उस वजह से शायद चीफ जस्टिस हुकूमत ना बना सकी, पूरी तरमीम लानी पड़ी। तो उस केस के अंदर जिन 4 जजों ने इख्तलाफ किया था और कहा था कि ये सीटें नहीं देनी चाहिए तहरीक इंसाफ को, उनमें जस्टिस याहिया अफरीदी भी शामिल थे जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ। तो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का जो मामला था उसमें भी उनका इख्तलाफी नोट था। उनका कहना था कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत होनी चाहिए चीफ जस्टिस साहब याहिया अफरीदी साहब की। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की मुखालफत भी की थी जिस वक़्त ये सुन्नी थात कौंसिल वाली सीट्स का मखसूस सीटों का मामला आया। इसके अलावा और बड़ा इंटरेस्टिंग केस था जिसमें ताहियात नाहिली ख़त्म हुई नवाज शरीफ साहब की। अगरचे ये केस नवाज शरीफ साहब स्पेसिफिक नहीं था, ये मामला गया हुआ था समीउल्लाह बलोच फैसला जो था उसके अंदर 61(1)(f) के अंदर पार्लियामेंट के अरकान की ताहियात नाहिली का जो मामला आया, जिसके बेनिफिशरी फिर नवाज शरीफ साहब हुए। याहिया अफरीदी साहब का इसमें यही कहना था कि ताहियात नाहिली नहीं होनी चाहिए, और ये जो फैसला आया बेंच का उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब की ताहियात नाहिली भी ख़त्म हुई। भुट्टो साहब के फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस में भी ये हिस्सा थे याहिया अफरीदी साहब। और बड़ी इंटरेस्टिंगली जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 चेंज हुआ हुकूमत ने किया, तो उन्होंने 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की थी। ये तो हो गया मामला ये। लेकिन अब जब क्योंकि ये सारा सर्कस चला पीछे तरमीम का, अब हम जब पीछे देखते हैं मुड़ के क्या किसी ने खोया क्या किसी ने पाया, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको मौलाना फजल रहमान ने ऐसे नचाया और घुमाया है कि मैं आपको कहता हूँ कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब याद रखिएगा कि मौलाना फजल रहमान वो है मतलब जिनके मुतल्लिक मुबालगे की हद तक इमरान खान साहब नफ़रत का इजहार करते थे, और मौलाना फजल रहमान भी मुबालगे की हद तक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार करते थे। अब आप सियासत की रेशा दवानियाँ देखें कि अपने मकसद के हल के लिए कोई असूल, कोई हक़ व सदाकत का मीज़ान किसी पार्टी के पास नहीं है। जो अपने आप को इंसाफ का चैम्पियन समझता है या जो कोई अपने आप को जो कुछ भी समझता नहीं है। मैंने आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है जिससे आपको मौलाना ने किस तरह पहले तहरीक इंसाफ की इमामत की और उसके बाद सियासी फातिहा ख्वानी की, इस तरमीम को लेकर दिखाइए। गोली एक चली है या ये के बरस मारा गया है? गोली एक लगी है, 2 लगी हैं, 3 लगी हैं, 4 लगी हैं, एक टांग में लगी हैं, 2 टांगों में लगी हैं, गोली लगी है, गोलियों के टुकड़े लगे हैं। बम का टुकड़ा तो होता है,
मूली का टुकड़ा नहीं होता जी। पहली मर्तबा पता चला है कि पिंडली में भी शाहरग होती। क्या ड्रामे हैं। हड्डी का इलाज कैंसर अस्पताल में। कभी दौड़ के चलता है, कभी जख्मी के ऊपर प्लास्टर डालता है और लंबा पहले है। कौन सी तरीका है? हड्डी टूटती है तो प्लास्टर डाला जाता है, जख्मों पर पट्टी बांधी जाती है, जैसे जख्मी के ऊपर पता नहीं ये कि एक टांग है, दो टांगे हैं। इस तरह का ड्रामा शायद दुनिया में कोई मचा सके। इमरान खान अपने हुदूद में रहो, हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे आपके लिए कि आपकी यूथियों के नरम तलवे उस जमीन पर नहीं रखे जा सकेंगे। हम फजा को इतनी गर्म कर देंगे कि तुम्हारी ये छोटी छोटी तितलियां इनके पर नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे उस फजा की गर्मी को। लॉस एंजल्स से लेकर डी चौक तक तुम्हारे ताफुन की बदबू फैल रही है। गंदगी और गलाजतों से तवक्को है कि वहाँ से खुशबुएं उठेंगी। तो पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी चोर को हम एक एक मुकदमा डालकर उसको गिरफ्तार करें। कट्टे का मंसूबा, मुर्गी का मंसूबा, अंडे का मंसूबा, लख लानत हो तुम्हारे इस तस्वर पर। चर्सियों और भंगियों की हुकूमत हमें नहीं चाहिए। अगर इनमें रत्ती बराबर कोई शर्म, कोई गैरत है, चुल्लू पर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। नाजायज होना उनके लिए कोई ऐब नहीं है और अब वो नालायक भी है। जहाँ जाता है भिखारी की तरह खड़ा होता है। लानत हो तुम्हारी इस सलाहियत पर और इस काबिलियत पर। ये था ना, तो दूसरी तरफ भी आग बराबर की लगी हुई थी कि जो इमामत हो रही थी, इनके जो लीडर हैं हमारे हरदिल अजीज इमरान खान साहब, वो कहते थे फजलू सुन लो क्योंकि तुम्हें मौलाना कहना गुनाह है। दीनी आदमी को अल्लाह इज्जत देता है और शर्म की बात है तुम जैसे लोग जो है वो दीन फरोशी कर रहे हैं। ये ताकतवर डाकू जिसमें जरदारी, नवाज शरीफ, चेरी ब्लॉसम, वो डीजल के परमिट जो खुद बेचता है, इसका नाम मैंने मौलाना डीजल, तो ये भरी पड़ी है। लेकिन मौलाना ने जिस तरह इमामत कराई, इससे चलता है पता कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत, शायद इमरान खान होते वो ये ना करते, मुझे नहीं पता करते या ना करते, लेकिन तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत ऐसा कच्चा घड़ा साबित हुई जिसको मौलाना ने ऐसा घुमाया है और ऐसा फिराया है कि इसमें से निकला ये कि उनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा। वो देखते रहे कि हुआ क्या और तारीफ़ भी कर डाली मौलाना की इमामत और इक़्तिदार में चले भी गए और अब पता नहीं किस मुंह से फिर तरकीद की जाएगी दोबारा मौलाना पे, लेकिन कर लेंगे भाई, पाकिस्तान के सियासतदान है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब तहरीक इंसाफ की क़यादत कन्फ्यूजन और डिवीजन का शिकार है, क्योंकि जितने आपको नजर आ रही शक्लें इस वक्त माशाल्लाह, इनमें से कोई क़यादत करने के अहल साबित नहीं हो रहा। 26 तरमीम में तो बुशरा बीबी, मैं आपको बता दूं, आज तो मुश्किल कल निकल रही हैं और कल वो जब बाहर आ रही हैं तो अब इन सब को मेरा ख्याल से साइडलाइन हो जाएंगे। और बुशरा बीबी जो है, मैं आपको आगे का मंजरनामा बता रहा हूँ अपने तजिया की बेस पर। न्यूज़ में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं कह तो सकता था लेकिन मैं कहूँगा नहीं, वो बड़ा मामला सेंसिटिव हो जाएगा। अपने तजिए की बेस के ऊपर कि बुशरा बीबी जो है साहिबा, वो कमांड संभालेंगी और इस क़यादत को साइडलाइन करेंगी। और बड़ी अच्छी बात तहरीक इंसाफ के लिए कि एक ऐसी खातून आ रही हैं बाहर जिन्होंने इमरान खान साहब की पूरी नैरेटिव बिल्डिंग उनकी सियासी नज़रिए की और वो इमरान साहब का अल्टरनेटिव। और मैं आपको ये बता दूं कि 1.5-2 महीने में तहरीक इंसाफ को एक और खुशखबरी मिलने वाली है कि मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब भी ज़मानत पे बाहर होंगे। तो ये सिचुएशन चल रही है, बुशरा बीबी अब बाहर होंगी, उसके बाद इमरान भी होंगे। इमरान थोड़ी देर 1-1.5 महीना लग सकता है, लेकिन बुशरा बीबी तो कल आई नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ। मैं कल नहीं तो परसों नहीं, कल ही चांस है बाहर आने का। तो मेरे साथ फैसल वाडा साहब हैं, चौधरी साहब हैं और मजहर अब्बास साहब भी होंगे। वाडा साहब, बहुत सी बातें आपसे पूछनी है, लेकिन सबसे पहले तो ये कि बुशरा बीबी साहिबा का बाहर आना कितना बड़ा धचका है उनके तमाम मुखालफीन के लिए, और वो क्या करेंगी आके पार्टी को यूनाइट। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। मैं आपको थोड़ा सा सीरियल में लेके चलता हूँ। देखिए, पहले हुआ धरना और उसमें गंडापुर साहब गायब हो गए और डिग्गी में बैठे छुप गए और फिर निकल आए। फिर इसी तरह कहानियाँ चलना शुरू हुई कि जी उठा लिया, मार दिया, काट दिया, आंख निकाल दी, तेज़ाब फेंक दिया, फिर प्लास्टिक सर्जन को बुलाया, जोड़ के ले आया और उनसे वोट भी नहीं लिया। ये भी कोई पागल ही मान सकता है। फिर इन्होंने पूरी तरमीम में, जिसको फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते थे, उनका शिक बाय शिक उनके साथ बैठे रहे, हम पे आला हम निवाला होते रहे। और उसके बाद फिर तरमीम का बाइकआउट किया, फ्री रन दिया प्लान के तहत और शिकों को वोट दिया। ये भी किसी पागल को ही समझ में आता है कि इतनी ओपन गेम हो रही थी। ठीक है, उसके बाद बेगम साहबा, रिजल्ट में बेगम साहबा बाहर आ जाएंगी। जब बेगम साहबा बाहर आ जाएंगी तो 25 के बाद 26-27 से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, रूटीन जो उनकी जेल की पहले थी। लेकिन मेरे और आपके तज्जिए में या आपके और मेरी इन्फॉर्मेशन में या मेरे और आपकी प्रेडिक्शन में एक फ़र्क है।
जी। आप कहते हैं कि 1.5 महीने बाद खान साहब बाहर आ जाएंगे, मैं कहता हूं नहीं, इन सब ने मिलकर अपने इक़्तिदार के लिए खान साहब को बेच दिया, उनसे वो काम करवा दिए कि वो जेलों में रहेंगे और ये मज़े उठाते रहेंगे इक़्तिदार के भी, चीफ मिनिस्टरशिप, एमएनएशिप, सेनेटरशिप, मेजॉरिटी पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं और सेनेट में बैठे हुए हैं, मेजॉरिटी इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तनख्वाह एंजॉय भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ हम प्याला हम निवाला भी हैं। तो कौम को ये गेम बतानी ज़रूरी है कि कितनी बड़ी मुनाफ़कत हो रही है, कितना बड़ा जुल्म और जबर हो रहा है, और कौम को ये समझ आ रहा है। इसी वजह से अब कौम भी बेजार होकर, परेशान होकर। लेकिन फैसल भाई ये बताए ना कि अब बुशरा बीबी जब बाहर आएंगी, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं बेहतर कि वो तो नैरेटिव जो बनाया है तहरीक इंसाफ का, उसमें उनका बड़ा कलीदी किरदार था और इमरान खान साहब के बाद उनको शायद बड़ी मरकजियत हासिल होगी, तो फिर तो वो पार्टी को यूनाइट करेंगी, लीड करेंगी। तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू तो खैर बहुत अच्छा होगा, मैं उनके लिए बड़ा खुश हूँ, अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टी है। तो आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा ये बुशरा साहबा का बाहर आके लोगों को लीड करना, लोगों को इकट्ठा करना, पार्टी को जोड़ना? मैं कामरान शाह साहब यही तो आपको समझा रहा हूँ, कुछ कैसे पॉसिबल हो रहा है। इसका मतलब खान साहब को सब ने मिलकर जहन्नुम की आग, सियासी आग में ढगोल दी है और ख़ुद व्हीलिंग डीलिंग करके बेच बाज के बाहर निकल आए, चाहे वो उनके करीब के लोग हो या उनके कपड़ों से भी करीब लोग हो। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो मुखलिस है इमरान खान साहब के साथ वो उनकी बहनें हैं, तो बहनों की भी एक सब्सिट्यूट क़यादत आएगी और वकीलों की भी एक क़यादत है, एक पुरानी पीटीआई भी है, एक नई पीटीआई भी है और एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी है। बुशरा साहिबा तो किसी डील का हिस्सा नहीं ना है फैसल भाई, या आप ये कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं बात। सर ये तो ये आपका तज्जिया है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको लग रहा है वो किसी डील के जरिए आ रही हैं? नहीं 100%। अच्छा। पीछे जो पिछले 15 दिन 25 दिन से हो रहा है वो क्या हो रहा है, लेकिन इसमें खान साहब के लिए कोई रियायत नहीं है। आप कह रहे निकल आएंगे, मैं आपको चैलेंज तो नहीं कर सकता क्योंकि आप मुझसे बाखबर। नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि निकल आएंगे, लग रहा है कि निकल आएंगे, केस कोई नहीं। मेरा एनालिसिस आपके ऑपोजिट है। अच्छा आपका ऑपोजिट है? नहीं, इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। अच्छा ये और सब अपनी गाजर अपनी खीर बेचेंगे एंड दैट्स अबाउट इट। और मैंने आपको तारीख भी बता दी है कि 25 ऑनवर्ड 26-27 से इमरान खान साहब की रेगुलर जो अपने लॉयर शॉयर से मिलते हैं वो भी सब हो जाएगा। तो ये सब कुछ मैं इतने दिन से आपको कह रहा हूँ स्टेज है, सब प्लान का हिस्सा है। पीटीआई ने गवर्नमेंट को कह के उनसे मुलाकातें बंद करवाई थी। पीटीआई के जब 3 आदमी गए थे तो उन्होंने कहा कि 5 का बहाना कर लो, हम मिलते ही नहीं खान से। हमारे जैसे जो लोग थे उन्होंने कहा भाई 5 नहीं 50 आदमी को मिलने दो, ठीक है, ताकि इनकी असलियत खुले, ताकि खान साहब की भी आंखें खुलें। और इसी जहन्नुम, सियासी जहन्नुम की आग से बचाने के लिए हमारे जैसे निकाले गए। हम इस चीज़ से रोक रहे थे खान साहब को कि आपके साथ जो मुखलिस लोग हैं उनकी बात सुन लें, आप ये चीज़ों में सियासी जहन्नुम की आग में ऐसे फेंक दिए जाएंगे कि कोई पीछे मुड़ के आने वाला नहीं होगा। और मुझे लगता है कि खान साहब को बाकी किसी का पता ना हो, अपनी पार्टी का ज़रूर पता चल गया है कि वो बिक चुकी है और वो भगौड़े हैं। ये आपने बड़ी शॉकिंग बातें की हैं आप। एक तो आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है वो गालिबन किसी डील के तहत आएंगी, आपके पास इन्फॉर्मेशन। आप ये कह रहे हैं कि 26-27 से इमरान खान साहब की मुलाकातें खुल जाएंगी और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने रिक्वेस्ट करके इन पे मुलाकात पे बंदिश लगवाई थी। तारिक भाई मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होगा अगर मैं मजहर साहब से एक चीज़ ना पूछ लूँ, उसके बाद आपके पास आना बनता है। और तारिक फजल चौधरी साहब वो शख्सियत जिन्होंने सबसे पहले मेरे प्रोग्राम में आके ये ब्रेकिंग स्टोरी दी थी मुझे कि पैनल ऑफ जजेस होगा। मैं आपको वो क्लिप भी सुनवाता हूँ, उनका गालिबन 1-1.5 महीने पुराना वो है, वो अभी सुनवाता हूँ मैं। मजहर अब्बास साहब अभी आपकी वीडियो बहाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक आपसे ऑडियो में बात करूँगा। आपके ख्याल में ये जो तरमीम अब आ गई है, इसके तहत जो मंशा है कि जिसमें पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंटेरियंस, और मैं आपको कॉलम आज का पढ़ा था, बड़ा गज़ब का कॉलम आपने लिखा हुआ था जिसमें आप कह रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम क्यों लाई गई। तो आपके नज़दीक अब ये जो तारिक फजल साहब चाह रहे हैं, कह रहे हैं, और बिलावल साहब चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स को और पार्लियामान की बालादस्ती कायम होगी, इस तरह अनसमूल निकाला नहीं जाएगा, 26वीं आईनी तरमीम इस सब को डिफेंड करेगी इस तरह ही अब पार्लियामान? शुक्रिया जी सर। शुक्रिया कामरान। देखिए दो चीजें हुई हैं। एक तो जो क्यों आई 26वीं आईनी तरमीम, उसकी एक बड़ी वजह जो PMLN पीपल्स पार्टी और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनका पर्सपेक्टिव है, और वो ये समझते हैं, और मैं उनको कम्प्लीटली डिनाई भी नहीं करता, ठीक है, वो ये समझते हैं कि जुडिशियल ओवररीच हुई 2007 के बाद।
और जुडिशल ओवर रीच को बहुत से सीनियर लॉयर्स भी जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं वो भी यही समझते हैं कि जुडिशल ओवर रीच हुई। जिस तरह जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का कंडक्ट था, जिस तरह साकिब निसार साहब का था, जिस तरह जो पनामा का जजमेंट में जो लैंग्वेज यूज हुई, जिस तरह उमर बंदियाल साहब का था। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये कि काजी फायज ईसा साहब का भी उससे ज़रा मुख्तलिफ नहीं था। तो जुडिशल ओवर रीच का जवाब पॉलिटिकल ओवर रीच नहीं होता। ठीक है, जो पॉलिटिकल ओवर रीच हुई है उससे अब क्वेश्चन मार्क आ गया ना। याहिया अफरीदी का बहुत ही जो है करियर बड़ा साफ सुथरा रहा है। जी जी। लेकिन अब वो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए तो उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस तो होंगे ही नहीं, उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस तो होंगे ही नहीं। वो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। तो अगर उनको तमाम मेरिट पर और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप बना रहे हैं तो अब सवाल ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कौन जजेस होंगे। एक पैरेलल कोर्ट का जो है वो तो खड़ी कर दी ना हमने। अब जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, जो केसेस आएंगे, उसमें कोई भी केसेस, सिर्फ यही नहीं कि जो पॉलिटिकल केसेस हैं, इवन जो नॉर्मल केसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर आईनी नुक्ता आएगा तो कोई भी खड़े होके वकील कहेगा कि जी ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस बनता है। कोई भी जज जो सुप्रीम कोर्ट का होगा वो ये कह सकता है कि जी ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, इसको आप कैसे। तो मसला हल नहीं होने पा रहा। जो ये कहा जाता है कि पेंडिंग ऑफ केसेस तो मेजॉरिटी सेशंस कोर्ट में है। तो मदर साहब, आपके ख्याल में फिर ये तरमीम क्यों लाए हैं, जब आप कह रहे हैं कि पार्लियामान की बालादस्ती भी तरमीम कायम नहीं रख सकेगी, ये आज़ादी अदलिया को भी कायम नहीं रख सकेगी, ये कुछ भी नहीं रख सकेगी, क्यों लाए ये? इसलिए देखिए दो चीजें थी। एक फियर फैक्टर था अमंग PMLN खास तौर पे और पीपल्स पार्टी भी, और फियर फैक्टर ये था कि जो अगली आइंदा सुप्रीम कोर्ट बनेगी जिसमें मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे, वो 8 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल करवाएंगे। और अगर अमल करवाएंगे तो उसके नतीजे में ये हो सकता है कि नहीं, तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि अगर याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए तो क्या वो आइन की पासदारी करते हुए 8 रुकनी फैसले पे अमल दरामद नहीं करवाएंगे? वो नहीं कर सकते ना, वो नहीं करवा सकते ना। कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आ जाएंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को याहिया अफरीदी कैसे एड्रेस करेंगे? नहीं, लेकिन सर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो भी चीफ जज होगा या जो भी जजेस होंगे उन पे बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। यही तो कामरान, मैं यही तो कह रहा हूँ कि चूंकि हमने अगर उस तरफ जुडिशल ओवर रीच थी तो यहाँ जब हम जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अगर या दूसरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगी, अभी तो हमें नहीं पता कि उन बेंचेस में कौन जजेस जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी से निकल के हम एक और कंट्रोवर्सी। सर आपका पॉइंट आ गया, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। तारिक फजल साहब, मैं लोगों को बता दूं कि बहुत पहले से हुकूमत प्लानिंग कर रही थी। 28 अगस्त 2024 को पहली दफ़ा इन्होंने ये खबर ब्रेक की मेरे शो पे, तारिक फजल, कि क्या नया तरीका लेके आ रहे हैं जजेस का, ये सुनवाएं जी। चीफ जस्टिस साहब की तैनाती है, अगर उसके हवाले से ये बात आ जाती है कि एक पैनल ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला है? मुझे आप बताएं कि आर्मी चीफ ज्यादा बड़ा मनसब है या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ज्यादा बड़ा मनसब है? आर्मी चीफ की तैनाती आपको 4 से 5 नाम मांगे जाते हैं और उसमें से एक से बड़ा मनसब 27/8/2024 को। तो तारिक भाई, प्लानिंग तो आपकी बड़ी पूरी थी और आप कामयाब हुए इस प्लानिंग में, लेकिन जैसे कि आप मजहर अब्बास साहब को सुन रहे हैं, आप दूसरे क्रिटिक्स को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने तबाही फेर दी। आप अपने जुडिशियल ओवर रीच को करते करते पॉलिटिकल ओवर रीच में आप नीचे ले आए जुडिशरी को, अपने तबाही नजर आ रही है लोगों को इस मुल्क में आज़ादी अदलिया की। तारिक भाई। कमरान भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत का। लेकिन गुजारिश ये है कि जो क्रिटिक्स होते हैं वो पॉलिटिकल क्रिटिक्स हों, एनालिस्ट हों, ये उनका बिल्कुल एक राइट है और उन्हें क्रिटिक्स कहते ही इसलिए हैं कि उन्होंने तनकीद करनी होती है। अपोजिशन तो पाकिस्तान में इस वक्त तनकीद बराए तनकीद ही कर रही है। वो तनकीद बराए इस्लाह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप तहरीक इंसाफ से ये तवक्को करें कि वो मस्बत बात करें सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। उन्होंने जो बात हमारी तरफ से आनी है, चाहे वो कितनी ठीक क्यों ना हो, अभी इस वक्त रात के 8 सवा 8 बजे हैं, अगर मैं ये कहूँगा तो PTI का बंदा कहेगा नहीं ये तो दिन के 10 बजे हैं। ये तो उन्होंने करना ही करना है, एक बात। दूसरी बात जो मदर साहब ने बात की है, देखें ये कोई पार्लियामेंट की तरफ से ओवर रीच नहीं हुई, बल्कि पार्लियामेंट ने 18वीं तरमीम में जो इख्तियार पार्लियामेंट को जजेस की तैनाती के हवाले से दिया था, वो इख्तियार पार्लियामेंट से छीन लिया गया।
एक रिट पटिशन के ज़रिए और तमाम इख्तियार जो है जजेस की तैनाती, अपॉइंटमेंट, उनका मुआवजा, हर चीज़ जो है वो। मुझे एक बात बताएं सर, एक बात बताएं, ये जो आईनी बेंच बनेगा, आईनी बेंच जो बनेगा, ये इसको आप ये इजाज़त देगी आपकी जो जुडिशल कमेटी बन गई हुई है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाली मखसूस नशिस्तों के मेजॉरिटी फैसले को इंप्लीमेंट करवाए, जिसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हो रहा है? देखें, ये तो केस टू केस बेसिस के ऊपर तो मैं इस वक्त बात नहीं करूँगा। हमने एक बिल उमूम इस सिस्टम को बेहतर करने की बात की है, और हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि अफराद कभी भी किसी भी एक कोई भी मनसब हो, उस पर अफराद हमेशा वही नहीं रहते, तब्दील होते रहते हैं। लेकिन वो मनसब, वो ओहदे और स्टेट और जो हमारे इदारे हैं वो हमेशा रहने के लिए होते हैं। तो बात हमेशा इदारे की इस्लाह की करनी चाहिए। अगर कोई पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट होती है तो मैं ना उसके हक में हूँ और ना वो होनी चाहिए। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा था कि आप ये तो नहीं हो रहा ना कि तरमीम ला के आप उस फैसले को दबाने की कोशिश करेंगे आईनी बेंच बना के, वो जो 8 जजेस का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? नहीं, उस फैसले को बिल्कुल, उस फैसले को दबाने की बात नहीं करेंगे, बल्कि मेरा ख्याल है कि मदर साहब को और बार की बहुत सारी जो नुमाइंदगी वकला कर रहे थे, उन्होंने उस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो ओवर रीच हुई है उसका जिक्र किया है, उस पर बात हुई है, बाकायदा उस पर आर्टिकल लिखे गए हैं कि आपने अपोजिशन को, मतलब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वो रेमेडी दी है जो उन्होंने सर आर्टिकल्स लिखने से तो फैसला नहीं होगा ना सर। मैं पॉइंट आपका आगे, लेकिन आर्टिकल्स लिखने से तो फैसला चेंज नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल जो चाहे लिखे तो नहीं, फैसला चेंज नहीं होगा। हाँ। लेकिन अब ये कि ये केस और इस जैसे बहुत से और जो कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी नौयत के केसेस हैं, वो अब आईनी बेंच बड़ी तफसील मैं आपकी हुकूमती मजबूरी समझता हूं, लेकिन आई थिंक वाडा साहब की कोई मजबूरी नहीं है। लोगों के वो केसेस जो अभी आप कह रहे हैं, मैं आखिरी एक बात कर लूं। जी बताएं। जो हजारों केसेस, मर्डर केसेस के फैसले होने हैं, डकैती के फैसले वो अब करेगा सुप्रीम कोर्ट, जमानतें करा के बाहर दंदनाते फिर रहे हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट उन पे भी तवज्जो देगी। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। अच्छा, अब फैसल भाई से पहले मैं ब्रेक लूँ, मुझे ये बता दीजिए क्विकली 2 सवाल, क्योंकि मुझे पता है कि तारे भाई को कुछ पता भी होना। एक दफ़ा तो मैंने इनसे निकलवा लिया था पैनल वाली बात, हर दफ़ा ये बता, इनकी मजबूरी हुकूमत में है, ये आपकी ऐसी मजबूरी नहीं क्योंकि आप हुकूमत में नहीं है। मुझे बताइए सर, ये अब जो आईनी बेंच वगैरह बनेगा, तरमीम, ये जो 8 रुकनी बेंच का फैसला है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, ये आपको इंप्लीमेंट होता नजर आ रहा है या आपको लगता है अब नई रियलिटीज के अंदर ये इंप्लीमेंट होगा ही नहीं? कामरान साहब का पीटीआई को मायूसी होगी, उनको ये सीटें नहीं मिलेंगी, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेंगी। अच्छा, पीटीआई को बहुत सख्त मायूसी होगी, ये सीटें उनको नहीं मिलेंगी क्योंकि इसके अंदर जजमेंट्स भी मौजूद हैं और ये इलेक्शन कमीशन की डोमेन है और एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट जो नहीं। लेकिन सर, क्या जस्टिस याहिया अफरीदी अपनी सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी फैसला इंप्लीमेंट नहीं करवाएंगे अपनी सैंक्टिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट की? देखिए सर, मेरा अपना ख्याल है कि बड़ी ज़्यादती हो रही है ओवरऑल, जब हम इसको भी अपॉइंटमेंट से पहले ही इनकमिंग चीफ जस्टिस साहब को कंट्रोवर्शियल इन अ वे बना रहे हैं बात कर। देखें, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका कैरेक्टर, उनकी एजुकेशन, उनका मेरिट, उनके वालिद का सॉर्ट ऑफ ऑनर होना और मंसूर अली शाह साहब का क्रेडिट, क्रेडिबिलिटी, कैरेक्टर, एजुकेशन और मुनीब साहब की, ये बिल्कुल नेक टू नेक तीनों बराबरी के हैं। अब गवर्नमेंट ने अपने पर्सपेक्टिव में क्या फ़ैसला करते हुए सोचा है, खौफ में सोचा है, डर में सोचा है, मेरिट पे सोचा है, ये तो गवर्नमेंट बता सकती है। लेकिन मैं आपको मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ कि जिस जज साहब ने मुझे डिसक्वालीफाई किया नाजायज़ और इलीगल, अगर मैं उस पैनल में हूँ और वो जज का नाम हो तो क्योंकि मैं डसा हुआ हूँगा तो मैं कहूँगा कभी भी नहीं होने दूंगा मैं। सो ये इंसान की फितरत है। तो इंसान जब दूध से जला होता है, कहते हैं छाछ से भी डरता है, तो वो वाली सिचुएशन है। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा गवर्नमेंट के क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सेलेक्ट किया है, क्राइटेरिया क्या है। लेकिन ह्यूमन क्राइटेरिया अगर मुझसे आप पूछें, मैं उस गवर्नमेंट की कमेटी का हिस्सा हूँ और एक जज ने मुझे गलत डिस्क्वालीफाई किया, इलीगल डिस्क्वालीफाई किया है, उसके बाद भी तोहमतें लगाई हैं। आप कह रहे हैं कि जज बनने के पैनल पे हो स्पेशल तो मैं अपने तजुर्बे से उड़ा दूंगा, कहूँगा नहीं भाई मेरे साथ हो चुका है। फैसला इंप्लीमेंट होता आपको नजर नहीं आ रहा। दूसरा, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के मुतालिक इतना आ रहा था कि 23वीं तरमीम 26 तरमीम में एक्चुअली तो ये डाला गया था, लेकिन मौलाना के कहने में निकाल दिया गया, तो क्या मिलिट्री कोर्ट का मामला आगे किसी तरमीम में आएगा या खत्म हो गया? जरूरत पड़ी तो तरमीम भी हो जाएगी। मैंने कहा था पहले इस मुल्क के अंदर तारीख होती थी, अब तरमीम तरक्की, तरमीम तरक्की, तरमीम तरक्की, तरमीम तरक्की होगी। और तरमीम भी आएगी, रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा। जब आप मुझे दीवार से लगाएंगे कामरान शाहिद साहब,
तो मैं आपको छत से लगाऊंगा। ये बड़ा सिंपल ह्यूमन नेचर है, इंसान की फितरत में है। एक ब्रेक लूंगा जी, मदर साहब से पूछेंगे। तारिक साहब को तो चल गया पता उनको दीवार से किसने लगाया, वो जुडिशरी के डसे हुए हैं, लेकिन फैसल भाई जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि दीवार से लगाया, किसने किसको लगाया, ये मदर साहब ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है फैसल वाडा साहब ने कि जैसे मैंने आपको कहा बुशरा बीबी तो आ ही रही हैं, लेकिन वो आने के बाद करेंगी क्या, इस पर ज़रा मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि वो आने के बाद करें। को बड़ा ड्रामेटिक सूरत हाल होगी जब वो बाहर आएंगी, या वो जब प्रेस टॉक करेंगी, या वो पार्टी को गैदर करेंगी, पार्टी उनके साथ खड़ी होती है, या मुझे तो लगता है खड़ी होगी वो, या खड़ी नहीं होती है, या वो बैकडोर्स में रह के काम करती हैं, क्या करती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मंजरनामा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये अमेंडमेंट पास हुई है और अब कल बुशरा बीबी बाहर आ रही हैं, और वाडा साहब मुझसे एग्री नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है 1-1.5-2 महीने बाद इमरान खान साहब भी जमानत में बाहर आ जाएं। मंजर अब्बास साहब, आपको ये बात इंटरेस्टिंग लग रही है, और आपके नज़दीक बुशरा साहिबा जब बाहर आएंगी तो कितनी तकवीयत या ताकत मिल सकती है तहरीक इंसाफ को उनके आने से बाहर, और कितना मसला हो सकता है हुकूमत को या औरों को? देखिए कामरान, एक बात के इशारे तो बहुत वाज़ेह तौर पे मिल रहे हैं ना कि बुशरा बीबी का मैं नहीं कह रहा, लेकिन इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो मुझे लग रहा है जो इमरान खान की मुश्किलात हैं उसमें अगर इजाफा होता है तो वो सेंट्रल फिगर होंगी, और वो पीटीआई को किसी हद तक लीड भी कर सकती हैं उसमें, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इमरान खान बंद हैं। अगर इमरान खान का ट्रायल होता है सर, मुझे एक बात बताइए, आपकी बात मैं तो समझ नहीं पाया, थोड़ा लोगों के लिए समझा दीजिए। आप कह रहे हैं कि अगर मुश्किलात में इजाफा होगा तो उनकी बहनों के लिए होगा और वो लीड भी कर सकती है, बुशरा बीबी के लिए लीड कर सकती है? नहीं, इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होगा और इस वजह से उनकी बहनें जो हैं वो लीड कर सकती हैं। बुशरा साहिबा क्यों नहीं कर सकती? नहीं, बुशरा साहिबा बिल्कुल लीड नहीं कर सकती, और ना मेरा ख्याल है वो लीड करेंगी। अच्छा, ये उनकी जो बहनें हैं वो सेंट्रल फिगर होंगी अगर इमरान खान साहब मुसलसल जेल में रहते हैं। और ये याद रखें कि पाकिस्तान में जो जेल में रहता है वो पॉलिटिकली वो हमेशा स्ट्रांग रहता है। देखिए तारिक फजल साहब यहाँ मौजूद हैं, अभी मुझे बताएं इफ्तिखार चौधरी साहब कि आप बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं, मुझे बताएं यूसुफ रजा गिलानी इफ्तिखार चौधरी साहब की वजह से आउट हुए या नवाज शरीफ साहब की वजह से? नवाज शरीफ साहब की वजह से, वही पिटिशनर थे आई थिंक उसमें, वही पिटिशनर से। तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल आउटलुक होती है, हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस रहे हैं 58-2 भी उठा लें, दोनों एक दूसरे के खिलाफ, उसके बाद ये उठा लें कि नवाज शरीफ यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पहुंच गए, तो ये हमारे यहाँ जो जुडिशरी ओवर रीच हुई है उसमें कहीं ना कहीं सियासतदानों की सहूलतकारी भी रही है। ये हम इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं। तारिक भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताइए और मैं से एग्री करता हूँ, फैक्चुअली भी बात सही है। इस तरमीम का मकसद और इस तरमीम के साथ जो बात हो रही है कि साथ ही बुशरा बीबी भी रिहा हो रही हैं, जमानत पे आ रही हैं, और शायद इमरान भी साहब भी बाहर आ जाएं, तो ये बड़ा कोइंसिडेंस है या क्या है ये? हाउ डू यू सी इट? और कितना चैलेंजिंग है आपके लिए बुशरा साहबा का बाहर आना? फिर इमरान भी अगर बाहर आ जाते हैं, इमरान साहब, तो आपकी तो हुकूमत हिल जाएगी। देखिए, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से मेरा बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि उन्हें बिल्कुल बाहर आना चाहिए। अच्छा, और अगर हमारी पार्टी के साथ और हमारी लीडरशिप के साथ, बिलखुसूस मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ जो ज़्यादती हुई कि उन्हें 2 दफ़ा जेल में और बगैर किसी कसूर के डाला गया, तो उनकी बहनों पे तो आपने मुकदमे बनाए हुए, उनको बाहर निकाल दें अगर आप बिलीव करते हैं, एमएनए ऑफ द गवर्नमेंट। हम उसको नहीं, मुकदमात की जहाँ तक नौयत का ताल्लुक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे नहीं होते। जब अब इस्लामाबाद पे चढ़ाई इस्लामाबाद को बंद करना, अभी कोई अल्लाह ने अकल दी, जब हमारी SCO समिट हो रही थी उस वक्त भी इस्लामाबाद तारिक भाई, जो मजे का खेस आपकी पुलिस ने बनाया इमरान साहब की बहनों के ऊपर, आप भी हंसेंगे उसके ऊपर कि जो बम लेके पार्लियामेंट हाउस पे अटैक करने, मतलब सोचे यार ये तो मजा। और आप खुद कह रहे हैं कि उनकी बहनों को बाहर आना चाहिए, तो फिर आपको प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए कि ज्यादती कर रहे हैं आप उनकी बहनों के साथ, इमरान खान की। मैं आता हूँ सर, आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि ये बात जो आप बता रहे हैं ये मेरे इल्म में भी नहीं है, लेकिन ये वाकई मजा का खेस है कि अगर उनके हवाले से ये कहा जाए, नहीं हवाले से नहीं, FIR यही है सर, आप पढ़ लें, हमको गलत बयानी थोड़ी कर रहे हैं। जो देखें ना, मतलब जरा इसको क्लोज करते हैं ना, जी, जो इश्तियाल अंगेजी, जो इंतशार पसंदी, जो हमलावरी उस वक्त
इस्लामाबाद में हुई, मैं उसकी जरूर मजम्मत करूंगा। उनकी बहनें तो नहीं कर रही थी ना यार, पॉइंट ये हो रहा है। किसी भी डिसेंट आदमी को लीड भी नहीं करना चाहिए। पॉइंट आ गया आपका। जेल के हवाले से मैंने अपनी स्टेटमेंट दे दी है कि उन्हें बाहर आना तो चाहिए। और वो जो लीड कर रहे थे उनको आप डिसेंट समझते ही नहीं है। वो गंडापुर साहब लीड कर रहे थे, बस ठीक है, आप कह रहे हैं डिसेंट आदमी को लीड नहीं करना चाहिए। तो कोई जो डिसेंट ना हो वो तो लीड कर सकता है, जहां तक मैं आपकी बात समझूं। नहीं, गंडापुर साहब के हवाले से काफी बात हो चुकी है, अगर कहेंगे तो मैं दोबारा कर दूंगा। मैं आता हूं भी, मैं आता हूं, लेकिन क्या उन्होंने यहाँ पे जो है वो टोपी ड्रामा किया, नहीं तारिक भाई, क्या पुतली तमाशा हुआ, मैं आता हूं, उसके बाद वो खुद यहाँ से कैसे मैं तो गंडापुर साहब को खुद मैं नहीं समझ सका वो क्या है, मैं नहीं समझ सका कि वो इधर है या उधर है। लेकिन फैसल भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इससे पहले मैं सवाल पुट करूं आपसे। फैसल वाडा साहब आप देखिए जी कामरान साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि इमरान खान साहब के साथ जो मुखलिस हैं वो उनकी बहनें हैं, और मैं मदर अब्बास साहब के तज्ज़िये से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि एक तो ये कि उनको बिल्कुल बाहर आना चाहिए कि उन्होंने कोई दहशतगर्दी को बम ब्लास्ट नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि प्रोटेस्ट की वायलेशन के अंदर वो गई हैं तो वो ऐसा कोई जुर्म नहीं जिसमें वो बाहर नहीं आएंगी। और मैं एग्री करता हूँ कि वो मुखलिस भी हैं, और एक मेन फ्रैक्शन जो है वो बहनों के साथ मुझे भी नज़र आता है। गनगरज होगी अभी बेगम साहिबा के आने के बाद, कुछ साइलेंट होगा, कुछ गनगरज होगी, कुछ जो इक़्तिदार में हैं। और याद रखें लोगों के बच्चे होते हैं और उनकी दोस्तियाँ फराग होगी जैसे लोगों के साथ होती है, तो ये बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन होती है। जब मैं फ़ायदा ले रहा हूँ और मेरे बच्चों का कोई फ़ायदा है और मेरे बच्चे मेरे गोगी। लेकिन फैसल भाई आप जो कह रहे हैं ना, 3 हरफ भेजे यार गोगी पे, मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो आप कह रहे हैं ना, आप और मदर अब्बास साहब कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। आप ये कह रहे थे कि जी बुशरा साहिबा आएंगी और आके जो है वो उसको, इस पार्टी को वो करने की कोशिश करेंगी, जो भी आप कह रहे हैं, लीड या हाईजैक, जो भी मदर साहब कह रहे हैं कि नहीं उनकी बहनें करेंगी। आपके ख्याल में फिर बुशरा साहिबा का रोल क्या होगा? मैं कह रहा हूँ, आप भी यही कह रहा हूँ कि मैं भी यही कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो आएंगी बेगम साहिबा। देखिए तसलसल देखें ना, कनेक्टिविटी देखें, सारे डॉट्स पिछले 25 दिन के मिलाएं और चीज़ें देख लें। मैं तो आपको डेट्स भी दे रहा हूँ। नंबर 2 ये कि वो आएंगी, वो अपनी एक साइलेंट और गंगरज एक अंडरस्टैंडिंग होगी, बहनें अलग बाहर आ जाएंगी। पहले से लॉयर बीच में है, पुरानी पार्टी है, नए फेसेस हैं, 6 पार्टियाँ छोड़े हुए लोग हैं, कुछ MNAs हैं, कुछ सेनेटर्स हैं, CM है, कैबिनेट है, सब बेनिफिशरी हैं। एंड ऑफ द डे सबको बेनिफिट होगा। आप कह रहे हैं इमरान सिस्टर्स वर्सेस बुशरा साहिबा फैक्शंस बन जाएंगे तहरीक इंसाफ में, आप ये कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? लेकिन बिल्कुल, और खान साहब के लिए इधर मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आपके तज्जिए को मैं चैलेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि खान साहब को फंसवा भी दिया, उनसे काम भी करवा दिया, उनको बेच भी दिया है। और मैं कौम को बताता चला जा रहा हूँ, और ये अब जिसको फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहती थी PTI, उन्होंने फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को लीगलाइज भी किया, उनके साथ शिक बाय शिक बैठकर, और तरमीम में वोट नहीं दिया और क्लॉजेस को मौलाना ने तो कमाल दिखाया यार। मौलाना को तो कमाल हो गया। वैसे ये तो मौलाना को क्रेडिट, मौलाना की तो सर, मौलाना को तो आपको सलाम करना चाहिए, मौलाना की सियासत को जबरदस्त। मौलाना ने सबसे तारीफ, इमामत भी करा ली उन लोगों की जो गालियां दिया करते थे मौलाना को। अपना हिसाब सूद समेत लिया, उन्होंने अपना हिसाब किताब सूद समेत लिया, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन। मदर साहब मुझे ये बताइए कि आपके नज़दीक तहरीक इंसाफ इस वक्त आपको कहाँ नजर आती है? कन्फ्यूजन का शिकार नजर आती है, डिवीजन्स का शिकार नजर आती है? आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि अवाम उनके साथ है, पॉपुलर पार्टी है, तो बस कमाल है, वो ओवरकम कर जाएगी? कामरान देखें, उनका अभी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिली जिसकी बुनियाद पे कोई ये कह सके कि उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे आया है। हाँ, नहीं आया, वो तो जाहिर है ना। अब दूसरी बात ये कि कंफ्यूजन तो है, कंफ्यूजन भी है, ग्रुपिंग भी है। अब ये ग्रुपिंग कितनी वक्त के साथ साथ कितनी शार्प होती है, कितनी खत्म होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कामरान, अगर फर्ज करें 1 साल बाद इमरान खान बाहर आते हैं तो पार्टी तो इमरान खान के गिर्द रिवॉल्व करेगी ना। बिल्कुल, पार्टी किसी बैरिस्टर गौहर के गिर्द, किसी और के गिर्द, किसी और ग्रुप के गिर्द तो नहीं करेगी। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। तो इमरान खान को, जब तक इमरान खान की एक चीज ऐड करूंगा, क्विकली कर दे वाडा साहब, मैंने तारिक भाई से बात पूछनी। जी पूछे, बताएं। इमरान खान साहब पहले इंडोर्स करेंगे मेरे हिसाब से बेगम साहिबा को। अच्छा, लेकिन इवेंचुअली उनके दिल में क्या आता है, लेकिन बहनों का एक लीड रोल है, क्योंकि अवाम PTI के लफ्ज़ समझते हैं और समझना चाहिए भी, और मैं भी समझता हूँ कि वो मुखलिस है अपने भाई से। बिल्कुल ठीक। तारिक भाई, आपने लास्ट टाइम भी हमें खबर दे गए थे पैनल वाली, थोड़ा बताई दें कि आपके पास भी कोई इत्तला है ऐसी
कि इमरान साहब जो है अब शायद हुकूमत को नज़र आ रहा है कि उनके खिलाफ केस, हर केस में ज़मानत हो चुकी है, वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस रह गया, उसकी जिस दिन समाअत हुई शायद उसमें भी ज़मानत मिल जाए तो वो निकल ही आएंगे 1 से 2 महीने के दरमियान और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, ऐसा है? कामरान भाई, आज आपका प्रोग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मफरूज़ों पे मबनी है। इससे पहले हम आईनी अदालत के आगे क्या करेगी उसके बारे में मफरूज़े लगाते रहे हैं, और जो कि यकीनन वाडा साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, और उसमें सबसे खूबसूरत बात ये थी कि हम इस वक्त जो नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं और उसके बाद जो आईनी बेंच है, हम उसके हवाले से कोई कमेंट करके उन्हें कोई मुतनाज़ा बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, ना बनाना चाहिए कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तारिक वो भाई बेहतरीन करेंगे इंशाल्लाह। वो पिछली दफा लोग ये समझ रहे थे कि आप मफरूजा कर रहे हैं, लेकिन मुझे ईमान के हद तक यकीन था मेरा भाई सही बोल रहा है। जब आपने कहा था पैनल आएगा, मैं तो आपकी बात को मफरूजा समझते नहीं हूं, मैं तो सीरियस लेता हूं आपको जी। नहीं, आप मुझे पता है सीरियस लेते हैं, इसीलिए आप मुझे मोहब्बत भी करते हैं, बुलाते भी हैं और पूरे तज्जिए का मौका भी देते हैं। इसी पे मैं आपसे मफरूजा जो है ना, ब्रेक के बाद अगर पूछ लूं, इमरान खान से बाहर आने वाला मफरूजा हकीकत है। मुस्तकबिल से मुतल्लिक हर चीज़ मफरूजा होती है जब तक हकीकत ना बन जाए। पहले यह था कि शायद इलेक्शन के बाद इमरान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब यह था कि शायद आईनी तरमीम के बाद इमरान साहब बाहर आ जाएं, और मुझे ऐसा ही लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त।